This is question number exercise 1 part 2 question number 5 E5. आपको इस सवाल में क्या गिवन है? You have to find delta H for Li positive gas plus Cl minus gas producing LiCl solid. For this, what is delta H? तो जब भी कभी कोई क्वेश्चन आपके सामने पूछा जाए कि इस प्रोसेस का डेल्टा एच बताइए, तो आपने पहले उसका मीनिंग समझना कि उस रिएक्शन में हो क्या रहा है। इस रिएक्शन में 1 मोल सॉलिड बन रहा है। किससे बन रहा है? गैसियस केटायन गैसियस एनायन। तो ये हमारी लैटिस एनर्जी की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। 1 मोल सॉलिड को बनाना है उसके गैसियस केटायंस और गैसियस एनायंस, और पूछा है उस प्रोसेस के दौरान कितनी एनर्जी रिलीज या एब्सॉर्ब हो, क्योंकि ऑपोजिट आयन अट्रैक्ट कर रहे। ऑपोजिट आयंस व्हेन दे विल कंबाइन, अट्रैक्शन के कारण एनर्जी रिलीज होगी। तो ये डेल्टा एच हमारा जो भी आंसर आएगा एक नेगेटिव नंबर आना चाहिए। अब आपको सपोर्टिंग डाटा क्या दिए? सपोर्टिंग डाटा में गिवन है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन फॉर लिथियम 160, enthalpy for bond dissociation energy for chlorine gas, this is 520, electron affinity for chlorine minus 365, enthalpy of formation of lithium chloride minus 400, and ionization energy for lithium is 520, and this data is in kilojoule per mole. तो जिन लोगों ने कल बॉर्न हेबर साइकिल समझा है उनको अगर ये आपको ध्यान होगा, हमने जैसा कि पिछली क्लास में किया था कि बॉर्न हेबर साइकिल स्टार्ट करने से पहले पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि बॉर्न हेबर साइकिल हम क्यों इस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि हमें लैटिस एनर्जी है। क्योंकि 1 मोल आयनिक सॉलिड को उसके गैसियस केटायन और एनायन से बनाने के लिए जो एनर्जी रिलीज होगी वो उस आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी, एंड लैटिस एनर्जी कैलकुलेट करने की ही एप्लीकेशन बॉर्न हेबर साइकिल। सो आई शुड से बॉर्न हेबर साइकिल का एप्लीकेशन है लैटिस एनर्जी किसी आयनिक सॉलिड की डिटरमिन करने का मेथड बताता है। अगर आपको ध्यान हो तो उसके लिए हमने क्या लिखा था कि सबसे पहले उस आयनिक सॉलिड की हीट ऑफ फॉर्मेशन की सुटेबल रिएक्शन लिखो। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन की डेफिनेशन 1 मोल सॉलिड बनाना है। किससे बनवाना है? उसके एलिमेंट से। एलिमेंट शुड बी इन स्टैंडर्ड स्टेट। लिथियम की स्टैंडर्ड स्टेट सॉलिड, क्लोरीन की स्टैंडर्ड स्टेट गैस। At 1 bar pressure at a given temperature, chlorine exists as a gas, lithium exists as a solid. अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना, बैलेंस करने के लिए यहां कोएफिशिएंट लगाना पड़ेगा हाफ। तो इस प्रोसेस का डेल्टा एच, दैट इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ LiCl, ये आपको दिया हुआ है -400। अब इस रिएक्टेंट की इस सिस्टम की इस स्टेट से सिस्टम की इस स्टेट तक जाने के लिए अब हम ऑल्टरनेटिव मेथड लगा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मुझे लिथियम प्लस गैसियस स्टेट में चाहिए। तो लिथियम को सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी लगेगी सॉलिड से वेपर बनाने के लिए, दैट इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इनटू 1 फॉर इट्स कोएफिशिएंट, क्योंकि ये डाटा 1 मोल लिथियम के लिए होगा, कोएफिशिएंट 1 लेना बिकॉज यू हैव 1 मोल ऑफ लिथियम, और ये वैल्यू आपको दी हुई है। लिथियम गैस बन गया, बट हमें लिथियम को केटायन फॉर्म में लेके, और किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से केटायन बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए, लिथियम प्लस बनाने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी फॉर लिथियम इनटू 1 बिकॉज ऑफ इट्स कोएफिशिएंट।
आयनाइजेशन एनर्जी भी दिया हुआ। अब क्लोरीन गैस है, मुझे क्लोरीन का मॉलिक्यूल से क्लोरीन के एटम पे दे जाना, तो क्लोरीन के मॉलिक्यूल में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए, और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्लोरीन की गिवन है, क्योंकि क्लोरीन मॉलिक्यूल को एटम फॉर्म में कन्वर्ट करना। पर अगर 1 मोल क्लोरीन होगा तो 2 मोल क्लोरीन एटम मिलेंगे। आपके पास तो हाफ मोल क्लोरीन, तो मल्टीप्लाई बाय हाफ ऑन बोथ साइड्स, तो ये बन जाएगा व्हाट यू विल राइट, हाफ इंटू 2, दैट इज 1 क्लोरीन एटम, 1 मोल क्लोरीन एटम। आपने जो बॉन्ड डिसोसिएट किए वो हाफ मोल बॉन्ड डिसोसिएट किए, तो आपके लिए यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जितनी भी वैल्यू दी हुई है वो क्लोरीन के 1 मोल के लिए है पर मोल, पर आपको तो हाफ मोल आपने ब्रेक किया, इसलिए इनटू हाफ मोल क्लोरीन को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए मल्टीप्लाई बाय इट्स कोएफिशिएंट। ये बिल्कुल ध्यान रखना, हाफ इंटू 2 एटॉमिसिटी 1, तो क्लोरीन का 1 मोल एटम बने। अब क्लोरीन से Cl माइनस बनवाना, तो क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दिलवाओ, और बस जब क्लोरीन का गैसियस एटम 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो Cl माइनस बनते वक्त इलेक्ट्रॉन अफिनिटी नाम की एनर्जी रिलीज होगी, दी हुई है वैल्यू, दिस इज गिवन। अब जब दोनों के टाइन और एनाइन बन गए तो अब ये दोनों मिलके प्रोडक्ट बना रहे लिथियम क्लोराइड सॉलिड, पर जब गैसियस के टाइन और गैसियस एनाइन मिलके एक सॉलिड, तो जो एनर्जी रिलीज होगी दैट इज लैटिस एनर्जी। अल्टीमेटली आप लिथियम क्लोराइड सॉलिड तक ही पहुंचे, तो लिथियम सॉलिड से क्लोरीन गैस के लिए जो एक स्टेप में डेल्टा एच है विच इज -400, इन सारे स्टेप्स का सम कर तो वो डेल्टा एच अब भी -400, क्योंकि किसी रिएक्शन को अगर आप एक स्टेप में करवा रहे हो और डेल्टा एच की वैल्यू लेट्स से 20 किलो जूल, सपोज अगर मैं ए से पी में जाऊं, पी से क्यू में जाऊं, क्यू से फाइनली बी में जाऊं, अल्टीमेटली तो मैं ए से बी में गया, तो भले इस तक का डेल्टा एच कुछ 5 होगा, इसका कुछ 10 होगा, इसका कुछ 5 ही होगा, पर इसका सम हमेशा 20 आए, क्योंकि बी तक ए से आना हो, एक स्टेप में आओ या 2-3 स्टेप में आओ, डेल्टा एच को इससे कोई मतलब नहीं कि आप बी को ए से बनाने के लिए कितने स्टेप्स में प्रोसेस करवा रहे हो। और किसी सिंगल प्रोसेस के डेल्टा एच को आपने खूब सारी प्रोसेसेस के डेल्टा एच के सम के बराबर जो लिखा है, डेल्टा एच फ्रॉम ए टू बी which is delta H from A to P plus delta H from P to Q plus delta H from Q to B। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा H डिपेंड्स ऑन एंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी इन द इनिशियल स्टेट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? एंथैल्पी इन द P स्टेट, एंथैल्पी इन द A स्टेट का डिफरेंस। इसे आप क्या लिख सकते हो? एंथैल्पी ऑफ Q स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ P स्टेट। इसे आप क्या लिखोगे? एंथैल्पी ऑफ B स्टेट माइनस एंथैल्पी ऑफ Q स्टेट। अल्टीमेटली तो आप यहां पर जो भी कर रहे हो, अगर आप ये देखो तो ये सब नंबर कट गए। अल्टीमेटली तो ये एंथैल्पी ऑफ B माइनस एंथैल्पी ऑफ A इसी स्टेप का आएगा डेल्टा एच। और किसी एक रिएक्शन के लिए एक स्टेप में जो डेल्टा एच की वैल्यू है, उसी स्टेट तक सेम स्टेट से आने के लिए अगर आपने मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 कुछ स्टेप्स लिखे, तो आप ये जो इक्वेशन लिख रहे हो ना, फर्स्ट स्टेप का डेल्टा एच प्लस सेकंड स्टेप का डेल्टा एच प्लस थर्ड स्टेप का डेल्टा एच फाइनल डेल्टा एच, दिस इज ओनली वैलिड बिकॉज एच इज अ स्टेट फंक्शन एंड दिस इज कॉल्ड हेसिस लॉ। हेसिस लॉ ये कहता है यदि कोई प्रोसेस एक स्टेप में हो रही है और आप सेम स्टेट से सेम स्टेट तक मेथड 1 से आ रहे हैं, तो उस प्रोसेस का डेल्टा एच, इस प्रोसेस का डेल्टा जी, इस प्रोसेस का डेल्टा एच इस चीज पे डिपेंड नहीं करता कि आप बी से ए को कितने स्टेप्स में बनवा रहे हैं, क्योंकि एच, जी, एच दे आर स्टेट फंक्शन।
इसलिए आप ए से पी में आओ, फिर पी से क्यू में आओ, क्यू से बी में आओ, एक ऑल्टरनेटिव मेथड से भी अगर आ रहे हो तो इन सारे स्टेप्स का डेल्टा एच का सम फाइनल प्रोसेस के डेल्टा एच के बराबर हो सकता है। और इस इक्वेशन की जो आपने ये यूज किया है, एंथैल्पी फॉर द फर्स्ट स्टेप, एंथैल्पी चेंज फॉर द फर्स्ट स्टेप, प्लस एंथैल्पी चेंज फॉर द सेकंड स्टेप, प्लस एंथैल्पी चेंज फॉर द थर्ड स्टेप, which is equal to enthalpy change for the final step. This statement is basically called Hess's law. तो इसे हक के साथ आप ये बोलोगे, this plus this enthalpy of sublimation of lithium, which is how much? 160. Enthalpy of ionization energy for lithium in the second step, which is 520. Enthalpy for bond dissociation energy into half for chlorine. This step, which is 520, enthalpy of bond dissociation is 520 का half. Enthalpy of electron gain enthalpy of chlorine. This step के लिए delta H, which is minus 365, plus lattice enthalpy for this step, which is X. अगर आप इन सब का टोटल कर दो तो इन सब का टोटल बनेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NiC, which is कितना गिवन है? -400. तो अब आप ये सारे नंबर जोड़ दो और x की वैल्यू निकालो क्या आती। तो फाइनली सॉल्व करके आप ये बता सकते हो कि लैटिस एनर्जी कितनी आएगी। आंसर गिवन इज -837। मैंने एक गलती कर दी, सॉरी, मैंने ये डाटा गलत लिख दिया। दिस इज 244। ये वैल्यू मैंने क्वेश्चन में गलत नोट कर ली, तो ये 244 आएगा। आंसर -837 आना चाहिए, चेक करके देखो आ रहे। Enthalpy of sublimation is 160. Enthalpy of dissociation of chlorine is 244. Ionization energy is 520. Electron gain enthalpy is -365. Enthalpy of formation is -400. तो हैसेस लॉ अपने आप में कोई एक लॉ नहीं है, मतलब कहने का ये मतलब वो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि किसी रिएक्शन पे डेल्टा एच को आप कुछ स्टेप्स के डेल्टा एच का सम लिख सकते हैं। अब कोई कह दे कि यही हैसेस लॉ की स्टेटमेंट लिखवा दो, आई एम नॉट गोइंग टू डिक्टेट दैट, उसकी जरूरत नहीं करेगी। बस आपको पता होना चाहिए कि हमने हैसेस लॉ पढ़ा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको ये कहूं A plus B gives C, for this reaction delta H is +30, और अगर मैं ये कह दूं A से मैंने पहले A प्लस बनवाया, B से मैंने B माइनस बनवाया, मान लो ये A B है, और इन दोनों से मिलके ये बना, और अगर मैं इस स्टेप का डेल्टा एच आपको बोलूं तो A से A प्लस तक अगर आप लेके आए हो, मान लो कि ये गैस फॉर्म में, ये कोई सॉलिड फॉर्म में, मान लो कुछ ऐसा है, तो किसी गैसियस एटम से केटायन बनाना, दैट इज सिंपली रिक्वायर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A। B से B का एनायन बनाना गैस फेज में, वो गैस फेज में, यहां के लिए कितनी एंथैल्पी चाहिए? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी।
ऑफ बी। आप कोई कह दे जब केटायन गैसियस एनायन गैसियस से सॉलिड बन गया तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो लैटिस एनर्जी है। और अगर इस स्टेप को मैं बोल दूं कि दिस इज डेल्टा H1, तो आप इन तीनों डेल्टा H को कैसे इस डेल्टा H1 के साथ रिलेट कर सकते हैं? कैसे रिलेट कर सकते हो डेल्टा H आयनाइजेशन एनर्जी को, डेल्टा H इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को, और डेल्टा H1 को आप कैसे रिलेट कर सकते हो? जस्ट एडिशन कर दो, एड ऑन। फर्स्ट स्टेप का डेल्टा H प्लस सेकंड स्टेप का डेल्टा H प्लस थर्ड स्टेप का डेल्टा H, आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ A, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर B plus lattice energy for this third step is net delta H1. तो हेसेस लॉ क्या कह रहा है कि किसी एक रिएक्शन के डेल्टा H को आप कुछ नंबर्स के डेल्टा H, कुछ स्टेप्स के डेल्टा H का सम कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सेम इनिशियल स्टेट से सेम फाइनल स्टेट तक आ रहे हैं। सो चेंज इन एंथैल्पी for a given reaction taking place in one step can be written as change in enthalpy for all those steps can be written as sum of change in enthalpy of all those steps which combines all together from same initial to same final state. रियलमी नार्जो क्या कहना चाहते हैं? सर जैसे कि सर आपने सर बताया था सर कि डेल्टा एच सर ये स्टेट फंक्शन होते हैं। एक्स स्टेट फंक्शन है, डेल्टा वाले तो कोई फंक्शन नहीं ना होता, एक्स स्टेट फंक्शन है, एक्स स्टेट फंक्शन है, जी स्टेट फंक्शन है। हाँ तो सर पर हाँ सर सॉरी सर, तो सर हम जैसे कि हेस लॉ में सर बताया कि सर इन सबको ऐड कर सकते हैं। हाँ ठीक है। तो डाउट क्या है? डाउट क्या है फिर? आनंद कुमार, आनंद। हेलो, हाँ बोलो आनंद। पिछले क्वेश्चन में सर आपने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन लिखवाया था -365, सर वो +365। नहीं नहीं नहीं, जो साइन दिया उसको चेंज नहीं करना, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। उन्होंने एक्सोथर्मिक दी है ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है एक्सोथर्मिक है सर, लेकिन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन गेन वेट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज एक्सप्रेस्ड विद सम साइन, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड जस्ट एज ए मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वैल्यू। बट हम यहाँ डेल्टा एच की बातें कर रहे हैं तो हमें साइन के साथ बताना। इज दैट क्लियर? ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक।
अब मैं यहाँ पे जो आपको बताने लगा हूं वो एक कॉन्सेप्ट बताने लगा हूं जिसपे आपका सवाल आपको फिजिकल केमिस्ट्री में शायद ना पूछेगा, पर आने वाले टाइम में जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, आने वाले टाइम में जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री करोगे, तब आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। जो एक कॉन्सेप्ट है थर्मोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, बट उसकी एप्लीकेशन आप ऑर्गेनिक में देखोगे। अपने अपने माइक पीछे से बंद कर लो, कुछ स्टूडेंट के पीछे से डिस्टर्बेंस आ रही, लेट मी म्यूट ऑल ऑफ यू। विवान सिंह, आप मेरे साथ कनेक्ट हो? विवान सिंह, यस सर। ओके, मेरे साथ कनेक्टेड रहना, क्लास की ऑडियो क्वालिटी वीडियो क्वालिटी बताते रहना अगर कुछ गड़बड़ी। ओके सर। कई बार आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, हाउ टू कंपेयर स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बेस्ड ऑन डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। बेसिकली हम जो करने लगे वो एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन। मान लो बच्चों आपके सामने कई बार क्वेश्चन में ग्राफ दिखा दिया जाता है, कोई रिएक्शन है जिसमें ए से बी बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है, और ये बोल दिया जाए दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है, और डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ये टर्म नेगेटिव। इसका मतलब ए की एंथैल्पी बी की एंथैल्पी से ज्यादा होगी तभी ये साइन नेगेटिव आएगा। एंथैल्पी ऑफ ए इज मोर देन एंथैल्पी ऑफ बी। तो किसी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन को अगर मैं वाई एक्सिस पे एंथैल्पी प्लॉट कर रहा हूं और एक्स एक्सिस पे मैंने लिख दिया रिएक्शन प्रोग्रेस, मतलब इसका खैर कोई यूज नहीं है, ये जस्ट नाम के लिए बताया जा रहा है कि हम किसी रिएक्शन की मॉनिटरिंग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी को देख के कर रहे हैं। अगर मैंने यहां पे एक लेवल रख दिया कि ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट की एंथैल्पी है, ए की एंथैल्पी, दिस इज एंथैल्पी वैल्यू फॉर ए। यहां पे कुछ वैल्यू है, 300 जूल, 500 जूल, 600 जूल, कुछ वैल्यू है। आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो बी की एंथैल्पी ए से कम होनी चाहिए, तो इसका मतलब जो बी का एंथैल्पी लेवल होगा वो ए से कुछ कम होगा, नीचे होगा। और किसी भी रिएक्शन को दिखाने के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनता है तो हम इसे ग्राफिकली ऐसे दिखाते हैं। क्यों दिखाते हैं ऐसा, ये आप 12th क्लास में केमिकल काइनेटिक्स में सीखोगे, पर आपके लिए इस वक्त सिर्फ इतनी काम की चीज है, रिएक्टेंट का एंथैल्पी लेवल अगर आपको पता है, प्रोडक्ट का एंथैल्पी लेवल पता है, तो ग्राफ अगर आपके सामने ऐसा बना आ जाए तो आपका नजर सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पे आना चाहिए कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी क्या है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी क्या है। अगर प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, इनके बीच का ये जो डिफरेंस होगा दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अगर बी की एंथैल्पी ए से कम दिख रही है आपको, यानी कि प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम है और रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा है, तो डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। तो आप कहोगे यदि प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से कम है तो ये ग्राफ किसी एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बता। मान लो मैंने किसी ग्राफ को ऐसे दिखाया, किसी प्रोसेस को, कोई रिएक्शन है पी से क्यू बन रहा है और मैंने उसके लिए आपको दिखाया दिस इज एंथैल्पी इज प्लॉटेड ऑन द वाई एक्सिस एंड दिस इज द रिएक्शन प्रोग्रेस। मान लो मैंने ये लेवल दिखाया
एंथैल्पी का फॉर रिएक्टेंट, रिएक्टेंट इससे P और Q, ये एंथैल्पी का लेवल दिखाया फॉर Q, योर प्रोडक्ट, और रिएक्शन के लिए ऐसा कुछ ग्राफ दिखाया। ग्राफ की कर्व ऐसे क्यों बनाई, उसमें कोई कुछ नहीं, कुछ लेना देना नहीं। ये जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। अब आपने यहां से ये देखना कि एंथैल्पी ऑफ Q माइनस एंथैल्पी ऑफ P इज डेल्टा एच, एंथैल्पी इन द फाइनल स्टेट माइनस एंथैल्पी इन इनिशियल स्टेट। तो ग्राफ में ये देखने कि आपने साइन चेक करना है डेल्टा एच का, कि क्या Q की एंथैल्पी ज्यादा है और P की एंथैल्पी कम है, और अगर Q की एंथैल्पी ज्यादा है, P की एंथैल्पी कम है, तो डेल्टा एच पॉजिटिव रिप्रेजेंट एंडोथर्मिक रिएक्शन। कई बार ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ग्राफ दिखा के पूछा जाता है बताओ कि इस ग्राफ से रिएक्शन की नेचर कैसी है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। यदि प्रोडक्ट का एंथैल्पी लेवल रिएक्टेंट से कम है, तो इसका मतलब यह है आप हाई एनर्जी से लो एनर्जी स्टेट में जा रहे हो, और हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जाने का मतलब एनर्जी लूज हुई, एक्सोथर्मिक। अगर आप लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जा रहे हो, मतलब सिस्टम ने एनर्जी एब्जॉर्ब की, एंडोथर्मिक। अल्टीमेटली डेल्टा एच, डोंट फॉरगेट, इट्स QP, इट्स QP। heat absorbed is positive, मतलब heat is absorbed by the system, process is endothermic, heat is released by the system, it's an exothermic। तो जब आप लो एंथैल्पी से हाई एंथैल्पी में जा रहे हो, तो आप ये बता रहे हो कि हमारा रिएक्टेंट पहले से अनस्टेबल हो गया, क्योंकि उसकी एनर्जी पहले कम थी, अब एनर्जी ज्यादा। रिएक्टेंट हाई एंथैल्पी से लो एंथैल्पी स्टेट में आ गया, तो आप कहोगे कि हमारा रिएक्टेंट पहले से स्टेबल हो गया, यानी कि हमारे सिस्टम ने स्टेबिलिटी गेन। तो इस तरह के छोटे मोटे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा। पर एग्जैक्टली जो मुझे आपको सिखाना है, अभी तो मैंने आपको एक बेस बताया। मान लो मैं आपको ऐसा बोल दूं, ए से बी बना, पी से भी बी बना। मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया कि ए से भी बी बना, पी से भी बी बना, और दोनों को मैं साइमल्टेनियसली एक ग्राफ से दिखाया। दिस इज द एंथैल्पी ऑफ ए एंड दिस इज द एंथैल्पी ऑफ बी। ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। मैंने आपको बोल दिया ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, माइनस एक्स है, डेल्टा एच। इसका मतलब इनकी एंथैल्पी का डिफरेंस, यानी कि ए से बी में आते वक्त सिस्टम ने एक्स जूल एनर्जी रिलीज की, वाई एक्सिस पे एंथैल्पी। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आपको अगर मैं क्वेश्चन में ये दे दूं कि डेल्टा एच फॉर पी टू बी इज माइनस वाई, मान लो मैंने आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि डेल्टा एच फ्रॉम पी टू बी इज माइनस वाई, मतलब पी से बी में जाओगे, बी वही है, जो ये बी है वही बी है, और मैंने बोल दिया y का मैग्नीट्यूड मोर देन x, मैंने अगर ऐसा दे दिया, तो आपको अब मुझे ये बताना है कि P की एंथैल्पी A से ज्यादा होगी या P की एंथैल्पी A से कम होगी, ये आप मुझे बताएंगे। P का एंथैल्पी A के कंपैरिजन में ज्यादा होगा या कम होगा, पर आपको ये गिवन है कि P से B में रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, और माइनस वाई मतलब y का मैग्नीट्यूड x से ज्यादा है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर P से B में ये वैल्यू मोर नेगेटिव है और B वही का वही है, ये तभी हो सकता है अगर P का एंथैल्पी A से ज्यादा हो, क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में ये डिफरेंस तभी मोर नेगेटिव होगा। तो
आपको फिर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि अगर P से B की एंथैल्पी डिफरेंस, P से B में आते वक्त एनर्जी ज्यादा लूज हुई और A से B बनते वक्त एनर्जी कम लूज हुई, तो आपको अब ये बताना है A और P में रिलेटिवली हु इज मोर स्टेबल रिएक्टेंट, A ज्यादा स्टेबल है या P ज्यादा स्टेबल है? विच इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली A, क्योंकि जिसकी एनर्जी कम P के कंपैरिजन में A की एनर्जी कम है, तो A इज मोर स्टेबल। P की एनर्जी ज्यादा है, P ने ज्यादा एनर्जी लूज की, इसका मतलब P अनस्टेबल है, तभी वो ज्यादा एनर्जी लूज करके B में आ रहा है। तो इस तरह के सवाल आप तैयार रहो, ऐसे क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछे जाते हैं। अब इससे मैं कैसे रिलेट करवा रहा हूं? यदि मेरे पास एक रिएक्शन और दूसरी रिएक्शन दोनों एक्सोथर्मिक है और दोनों का प्रोडक्ट सेम है, और अगर दोनों का प्रोडक्ट सेम है तो मैं अब ये कंक्लूजन निकालूंगा जो रिएक्शन ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी उसका रिएक्टेंट हाई एंथैल्पी स्टेट में, हाई एनर्जेटिक है, मोर एनर्जेटिक, यानी कि P रिएक्टेंट विल बी मोर अनस्टेबल विद रिस्पेक्ट टू। तो इस कंक्लूजन को हम लिख भी लेते हैं। फॉर द 2 or more than 2 reaction, with same product, more exothermic reaction will be that where reactant is more unstable। जो रिएक्टेंट ज्यादा अनस्टेबल होगा वो ज्यादा हीट लूज करेगा प्रोडक्ट बनाते हैं। एंड दिस इज बेसिकली द क्राइटेरिया टू कंपेयर विच इज मोर थर्मली स्टेबल। Thermodynamically, I will say A is more stable than B. For example, let me give you now one example. मान लीजिए मैंने आपके सामने बोला 1 मोल कार्बन ग्रेफाइट को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया, CO2 गैस बनी, और इस रिएक्शन का डेल्टा H इज -393 किलोजूल पर मोल। इससे आपको यह समझ में आया कि कार्बन का ग्रेफाइट फॉर्म में एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन फॉर ग्रेफाइट इज -393 किलोजूल पर मोल। यानी कि अगर मैं ग्रेफाइट और ऑक्सीजन की टोटल एंथैल्पी का मार्क रखूं कुछ ऐसा, वाई एक्सिस पे एंथैल्पी लेवल है, दिस इज एंथैल्पी फॉर रिएक्टेंट। किसकी एंथैल्पी? एंथैल्पी फॉर कार्बन ग्रेफाइट प्लस एंथैल्पी फॉर O2, क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी लूज होती है। दिस इज एंथैल्पी फॉर CO2। अगर मैंने 1 मोल कार्बन डायमंड जलाया और एक्सपेरिमेंटली ये वैल्यू डेल्टा H के -395 किलोजूल पर, ये भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, ये भी एक्सोथर्मिक, और देखो दोनों का प्रोडक्ट सेम, फर्क सिर्फ इतना ग्रेफाइट वर्सेस डायमंड। अगर यहां से यहां आते वक्त ग्रेफाइट से CO2 बनाते वक्त एनर्जी लूज हो रही है 393 किलोजूल एनर्जी लूज हो रही है, तो अगर हमने डायमंड बना दी, डायमंड को बर्न किया और एनर्जी ज्यादा लूज हो रही है पर आप CO2 तक ही रहे,
तो ग्रेफाइट के कंपैरिजन में डायमंड की एंथैल्पी का लेवल मैं ऊपर रखूं या नीचे रखूं ताकि एनर्जी ज्यादा लूज हो? ऑब्वियसली ऊपर रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा मिले। सो दिस विल बी कंपैरेटिवली एंथैल्पी फॉर डायमंड एंड एंथैल्पी फॉर O2। और अब आप देखोगे कि ये जो एनर्जी डिफरेंस है वो पहले से ज्यादा एनर्जी लूज हो रही है। तो यहां पर अगर आपसे कोई पूछ ले इस डाटा के साथ किसमें कंपैरेटिवली थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा है, डायमंड में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा है या ग्रेफाइट में थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ज्यादा है? विच फॉर्म इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल। सो एक्चुअली इट इज एक्सपेरिमेंटल, डेल्टा एक्स की वैल्यू से हमें पता लगता है। तो मैं ये कह सकता हूं जिस फ्यूल का, अगर मैं सिर्फ फ्यूल का नाम दे दूं, क्योंकि जो भी सब्सटेंस बर्न करने पे हीट रिलीज करेगा वो हमारे लिए फ्यूल है, तो मैं ये कह सकता हूं जो फ्यूल अनस्टेबल होगा वो हमें ज्यादा एनर्जी लूज करके दे, यानी कि वो हमें एनर्जी ज्यादा प्रोवाइड करे। जिसका हीट ऑफ कंबस्टन मोर नेगेटिव, दैट रिएक्टेंट इज मोर अनस्टेबल। More is the heat of combustion of a given reactant, more will be thermodynamic instability associated with that reactant for the same product, क्योंकि हमें प्रोडक्ट का लेवल हमने सेम रखना। अब जरूरी तो नहीं हर रिएक्शन एक्सोथर्मिक ही है, क्या पता किसी केस में कोई प्रोसेस एंडोथर्मिक भी है। अब मैं आपको एंडोथर्मिक में डाटा दे रहा हूं। मान लो मैंने ए से बी बनाया और मैंने ए से क्यू बनाया, एंड फॉर दिस डेल्टा एच इज +10 एंड दिस डेल्टा एच इज +50। अपनी कॉपी में इसी तरह का ग्राफ खुद के लिए बनाइए, पर एंडोथर्मिक रिएक्शन। अपनी कॉपी में यहां लाइन खींचो, यहां एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस, कुछ लेवल मार्क करो, ए के लिए, बी के लिए, डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, फिर उसे कंपेयर करके आपने मुझे बताना है बी और क्यू में ज्यादा स्टेबल कौन है, विच इज मोर स्टेबल। पर अब की बार डेल्टा एक्स पॉजिटिव है, विच इज मोर स्टेबल, बी और क्यू? जिसका एंथैल्पी कंटेंट लो होगा वो रिलेटिवली स्टेबल होगा, जिसका एंथैल्पी कंटेंट ज्यादा वो मोर अनस्टेबल। आई एम वेरी हैप्पी टू सी कि काफी बच्चों का मेरे को करेक्ट आंसर आ रहा है। नहीं तो 11वीं क्लास में बच्चों को इजीली ये समझ नहीं आता, बट आई गेस यू हैव वेरी नाइस पिकअप। आई एम वेरी हैप्पी। स्टे ब्लेस्ड। एंथैल्पी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस।
तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, डेल्टा एच प्लस 10 है, मतलब एंथैल्पी ऑफ बी माइनस एंथैल्पी ऑफ ए इज 10, एंथैल्पी ऑफ क्यू माइनस एंथैल्पी ऑफ ए इज 50। क्योंकि ये साइन पॉजिटिव है, इसका ये अर्थ है कि बी की एंथैल्पी ए से ज्यादा है, क्यू की एंथैल्पी ए से ज्यादा है। तो अगर मैं ए की एंथैल्पी ऐसे मार्क कर लूं और बी की एंथैल्पी ज्यादा है, तो ये रिएक्शन कुछ ऐसे जा रही है, एंथैल्पी ऑफ बी, एंड दिस वैल्यू रिप्रेजेंट्स डेल्टा एच इज प्लस 10। अब ए के रिस्पेक्ट में क्यू में एंथैल्पी में 50 का डिफरेंस है, यानी कि अगर ये डिफरेंस 10 का है तो 40 का डिफरेंस और डालोगे तो क्यू पे पहुंचोगे। इसका मतलब बी की एंथैल्पी क्यू की एंथैल्पी तो कहीं और हाई लेवल पे होगी। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक का डिफरेंस, एंथैल्पी फॉर द क्यू, दिस डिफरेंस इज 50। तो अब आप ये बता सकते हो क्यू और बी में कंपैरेटिवली हु इज मोर स्टेबल। मैं कहूंगा बी इज मोर स्टेबल देन क्यू, क्योंकि बी का एंथैल्पी कम है क्यू के कंपैरिजन। और अगर आपसे किसी ने ऐसा पूछ लिया व्हाट इज एच क्यू माइनस एच बी फ्रॉम दिस ग्राफ, व्हाट इज एच क्यू माइनस एच बी, ऑब्वियसली क्यू का और बी का डिफरेंस कितना है, यहां से यहां का डिफरेंस 10 है और यहां से यहां का डिफरेंस 50 है। ये डिफरेंस 50, ये डिफरेंस 10, तो ये डिफरेंस कितना हो गया 40। तो एच क्यू माइनस एच बी विल बी 40। इसका मतलब यही है कि एच क्यू इज मोर देन एच बी, सो बी इज थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल। क्या आपको इस तरह के क्वेश्चन करने आ जाएंगे ग्राफ पर? आसान है, मुश्किल तो नहीं। गुड। तो चलो मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूं, आप मुझे बताना, सोच के बताना। केमिस्ट्री कम है, मेंटल एबिलिटी ज्यादा है, जो सवाल अभी पूछने लगा। यानी कि C4H8 प्लस H2 गैस गिव C4H10 and delta H is let's say minus 30 किलो कैलोरी पर मोल। तो ये ध्यान रखना, मैंने 1 मोल पाई बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड की, तो याद आ जाना चाहिए इट्स कैटालिटिकल दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। C4H8 गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, इससे भी मुझे प्रोडक्ट मिला C4H10। 1 मोल ब्यूट 1 में हाइड्रोजन ऐड करके ब्यूटेन बनाया और 1 मोल ब्यूट 2E में हाइड्रोजन ऐड करके ब्यूटेन बनाया, और ये एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन मुझे मिली -20 किलो कैलोरी पर मोल। Now you have to tell which of the following is true. But 2E versus but 1E thermal stability.
आई एम सेइंग दिस, इज इट ट्रू और फॉल्स? क्योंकि ये मान के चलना कि इस तरह के सवाल आपको जीओसी में ऑर्गेनिक का टीचर पढ़ाएंगे आपको, तब आपको याद आ जाएगी कि फिजिकल में हमने ये सब देखा। सॉरी, दिस इज -40। कैटालिटिकल हाइड्रोजनेशन है, प्रोडक्ट ब्यूटेन बन रहा है दोनों में। पहले वाले के केस में एनर्जी रिलीज हुई 30 किलो कैलोरी और दूसरे वाले के केस में एनर्जी रिलीज हुई 40 किलो कैलोरी। आपको बताना है कि ब्यूट 2 इन और ब्यूट 1 इन में ज्यादा स्टेबल कौन है, और मैं कह रहा हूं कि ब्यूट 2 इन ज्यादा स्टेबल है। तो आपको बताना है क्या ये ट्रू है या फॉल्स। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू, क्योंकि ब्यूट 2 इन के केस में एनर्जी कम रिलीज हुई, ब्यूटेन तो सेम लेवल पे है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और अगर एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मान लो ये ब्यूटेन की एंथैल्पी और ये रिएक्टेंट फर्स्ट की एंथैल्पी, और ये डिफरेंस अगर 30 का है, तो रिएक्टेंट 2 में यानी कि सेकेंड रिएक्टेंट में डिफरेंस 40 का बनाने के लिए ये लेवल और ऊपर जाएगा, तब जाके 40 बनेगा। तो रिएक्टेंट 1 यानी कि फर्स्ट रिएक्टेंट और सेकेंड रिएक्टेंट में फर्स्ट रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है, यानी कि फर्स्ट रिएक्टेंट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड रिएक्टेंट, राइट? जिनका भी ठीक हुआ है बहुत अच्छी बात, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसमें मैं कोई किसी के डाउट नहीं एंटरटेन करने वाला, क्योंकि इतने इजी सवालों पे मैं किसी को अनम्यूट नहीं करने वाला। अभी तक मैंने जितना भी सिखाया ये थर्मोकेमिस्ट्री का मोस्ट बेसिक पार्ट है, जो हर बेसिक एक लेमन स्टूडेंट को भी पता होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आपके टेस्ट में बहुत ज्यादा पूछे जाएंगे, चाहे वो रेजोनेंस का टेस्ट हो, चाहे ओलंपियाड हो, चाहे केवीपीवाई हो, चाहे जेईई मेंस हो, एडवांस हो, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और इसी को कराने के चक्कर में आज मैंने एक्स्ट्रा लाइक आधा घंटा एक्सटेंड किया। Now going to come back to your thermodynamics batch, and we are going to start with our next topic, Kirchhoff equation. किरचॉफ इक्वेशन की एक डेरिवेशन है जो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाने वाला, ना हमें वो काम की। मैं आपको ये सिखाऊंगा सीधा किरचॉफ इक्वेशन का यूज कब होता है, कैसे करते हैं। वेरी अनइम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ, पर मैं ये नहीं कह सकता इतना भी अनइम्पोर्टेंट नहीं है, बट बहुत रेयरली इसका क्वेश्चन है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सिखाऊंगा। इसका यूज कब करना, पहले तो एक इक्वेशन लिख लो, डेल्टा एच एच टी टू माइनस डेल्टा एच एच टी वन by T2 minus T1 delta Cp for reaction. I'm not going to waste the time on its derivation, जो कभी भी नहीं पूछी जाती, और हम न्यूमेरिकल से सीधा देखेंगे। बच्चों, हमें कैसे पता लगेगा कि कोई न्यूमेरिकल बॉर्न हेबर साइकिल है, क्योंकि उसमें क्या पूछा जाता है, किसी आयनिक सॉलिड की लैटिस एनर्जी। इसी तरह से हमें कैसे पता लगता है कि ये न्यूमेरिकल किरचॉफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। किरचॉफ इक्वेशन का यूज क्या है, मान लो मैंने आपको एक रिएक्शन दे दी, N2 गैस प्लस 3H2 गैस
गिव्स टू अमोनिया। मैंने इस रिएक्शन का आपको डेल्टा एच वैल्यू दे दिया, मान लो 50 किलो केल्विन, और ये भी बोल दिया कि ये 300 केल्विन पर अगर आप रिएक्शन करवाते हो, यदि आपने इस रिएक्शन को करवाते वक्त टेम्परेचर 300 केल्विन मेंटेन करके रखा है, तो डेल्टा एच रिएक्शन का -50। अगर मैंने इस टेम्परेचर को मान लो 400 केल्विन कर दिया, टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, और पूछा इस रिएक्शन का डेल्टा एच अब कितना होगा, तो समझ जाना किरचॉफ इक्वेशन का यूज। किरचॉफ इक्वेशन का यूज कहां होता है? जब आपको किसी रिएक्शन का डेल्टा एच या डेल्टा यू T1 टेम्परेचर पे दे दिया जाए और T2 टेम्परेचर पे आपको उसी रिएक्शन का डेल्टा एच या डेल्टा यू निकालना। अब आपको ये मालूम है डेल्टा एच अगर इस रिएक्शन का 300 केल्विन पे इतना है, तो आप इसका इस इक्वेशन के थ्रू डेल्टा यू तो निकाल सकते हो ना, हमने किए ऐसे न्यूमेरिकल। डेल्टा एच मालूम है, 300 केल्विन पे टेम्परेचर मालूम, डेल्टा एनजी पता हो, तो डेल्टा यू निकालोगे 300 केल्विन। पर अगर 400 केल्विन पे मैंने आपसे डेल्टा यू पूछ लिया, तो पहले 400 केल्विन पे डेल्टा एच की नई वैल्यू पता करो। अगर 300 केल्विन पे मैंने डेल्टा एच -50 दिया ना, तो 300 केल्विन पे डेल्टा एच को -50 रख के डेल्टा एनजी की वैल्यू आपको मालूम है, रिएक्शन में कैसे निकालते हैं, आप इस रिएक्शन का डेल्टा यू बता सकते हो पर 300 केल्विन। पर माय डियर ऑडियंस, अगर आपने टेम्परेचर T1 से T2 कर दिया, 300 से 400, तो अब ये डेल्टा एच ये नंबर नहीं रहेगा, इसी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच बदल जाएगा। वो डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? यूजिंग दिस इक्वेशन। अब आपको डेल्टा एच की वैल्यू अगर T2 टेम्परेचर पे पता है, तो T2 टेम्परेचर रखते हुए इसे डेल्टा यू भी निकालना। तो किरचॉफ इक्वेशन कैसे लगानी है वो मैं आपने सीखना है डायरेक्ट। तो किसी रिएक्शन का डेल्टा एच T1 टेम्परेचर पे आपको मालूम है, सेम रिएक्शन का डेल्टा एच T2 टेम्परेचर पे पता करना, यानी कि दिस इज अननोन। तो अगर आपको ये नंबर पता है, ये नंबर पता है, ये नंबर पता है, बस ये नंबर नहीं पता, तो अब सीखना ये कैसे निकालते हैं। इसे भी निकालना बहुत आसान है, अभी बता रहा हूं। डेल्टा सीपी फॉर रिएक्शन कैसे निकालते हैं? आपको क्वेश्चन में सीपी फॉर अमोनिया कुछ ऐसे दे दिया जाएगा, x किलो जूल पर मोल पर केल्विन। सीपी फॉर N2 इज y किलो जूल पर मोल पर केल्विन। सीपी फॉर हाइड्रोजन इज z किलो जूल पर मोल पर केल्विन। ये आपको डाटा गिवन होगा सवाल में, ध्यान से सुनना। यहां क्या लिखा है? किलो जूल पर मोल। पर मोल का मतलब H2 के 1 मोल के लिए सीपी है। तो ये भले सीपी लिखा है, पर आपकी नजरों में ये खुद पता होना चाहिए कि अगर ये 1 मोल के लिए है तो ये सीपी नहीं है, सीपीएम है। वो भले ही ऐसे लिख के देगा, पर आपको पता होना चाहिए कि ये पर मोल के लिए है, मतलब उसने सीपीएम का सिंबल सीपी दिया होगा। आपने कंफ्यूज नहीं होना। N2 के 1 मोल के लिए सीपी वैल्यू दी है, तो ऑटोमेटिकली ये बेसिकली सीपी नहीं है, एक्चुअल में सीपीएम है। किलो जूल पर मोल, पर मोल मतलब 1 मोल अमोनिया के लिए सीपीएम है। इसलिए न्यूमेरिकल में आपकी नजर यहां पे होनी चाहिए, यूनिट में। कई बार इंग्लिश में लिखा होगा मोलर सीपी ऑफ H2 इज दिस, मोलर सीपी ऑफ N2 इज दिस। तो मोलर वर्ड का मतलब फॉर 1 मोल ये वैल्यूज गिवन। अब आप जैसे डेल्टा एच किसी रिएक्शन का निकालते हो, बिल्कुल वैसे ही किसी रिएक्शन का डेल्टा सीपी निकालना। कैसे? ये देखो, डेल्टा सीपी फॉर द रिएक्शन इज सीपी फॉर 1 मोल अमोनिया प्रोडक्ट into its coefficient minus Cp
for 1 mole of N2 into its coefficient plus CpM for H2 into its coefficient. अगर ये सारी वैल्यूज आपको दी हैं x, y, z, तो अब आपने ये वैल्यूज पुट करनी है, सारी जोड़ना घटाना है, कैलकुलेशन करनी है, डेल्टा Cp मिलता है। T1 टेम्परेचर पे डेल्टा H गिवन होगा, T1 T2 गिवन होंगे, एंजॉय डेल्टा H। अभी एक न्यूमेरिकल करो, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 का सवाल नंबर 2। सेम रिएक्शन है, सेम रिएक्शन, आपको ये गिवन है फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा H at 25 डिग्री सेल्सियस is -92.2 किलो पर 25 डिग्री। व्हाट इज डेल्टा H फॉर द रिएक्शन एट 100 डिग्री, ये पता करना। Cp in joule per Kelvin per mole for given that N2 के लिए ये वैल्यू 29.2, H2 के लिए 28.8, अमोनिया के लिए 35.1. This value is given to you. You have to tell me this value. Right now, try in your copy. पर आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि किरचॉफ इक्वेशन का यूज करना कब है, जब T1 टेम्परेचर पे डेल्टा H आपको गिवन हो और T2 टेम्परेचर पे डेल्टा H आपसे पूछा गया हो। जल्दी से करो, स्टार्ट डूइंग योर कैलकुलेशन राइट नाउ। और आपको ये बताना है कि जो भी आपका आंसर आ रहा है, जो भी आपका आंसर आ रहा है, क्या उसके हिसाब से आप बताएंगे क्या ये रिएक्शन 100 डिग्री पे ज्यादा एक्सोथर्मिक है या कम एक्सोथर्मिक है। क्या रिएक्शन पहले से कंपैरिजन में ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी या कम एक्सोथर्मिक होगी।
तो करेक्ट आंसर इज मोर एक्सोथर्मिक हो गई। आ रहा है आपका आंसर, पहले से ज्यादा नेगेटिव आना चाहिए। पर मुझे एक चीज में डाउट है कि आपने ये गलती तो नहीं की, ये मैंने डाटा जूल में दिया था, तो ऑब्वियसली जब आपने डेल्टा सीपी वैल्यू निकाली इस रिएक्शन के लिए, तो सीपी फॉर अमोनिया, मोलर सीपी फॉर अमोनिया इंटू 2 करके माइनस सीपी फॉर N2 इंटू 1 प्लस सीपीएम फॉर H2 इंटू 3, ये वैल्यूज जब आपने पुट की होंगी 35.1 इंटू 2 माइनस 29.1 प्लस 28.8 इंटू 3, क्या आपने इसे डिवाइड बाय 1000 किया? अगर नहीं किया तो आपका आंसर गलत है। अगर आपने कन्वर्ट किया है तो आपके पूरे मार्क्स हैं, अगर आपने कन्वर्ट नहीं किया तो बिग नेगेटिव मार्क्स है, क्योंकि ये जूल में था, ये जूल में था, उसे किलो जूल बनाने के लिए डिवाइड बाय 1000, फिर ये इक्वेशन लगानी थी। डेल्टा एच एट T1 टेम्परेचर कितना दिया था? -92.2। टेम्परेचर को केल्विन में बदलना था, ये 373 केल्विन, ये 298 केल्विन है, तो इसके डिफरेंस 75 केल्विन का, और यहां से जो भी आंसर आया डेल्टा सीपी का वो रखना था और ये डेल्टा एच निकालना था। आंसर पहले के कंपैरिजन में मोर नेगेटिव आएगा, पर बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, लाइक -94, -95, -93, कुछ ऐसा आना चाहिए, -95.6, ठीक है। क्योंकि कुछ बच्चों ने आंसर दिया 3000 समथिंग, तो वो तो बिल्कुल गलत था, उन्होंने पक्की बात है जूल से किलो जूल में कन्वर्ट नहीं किया, और ये ऐसे सिली मिस्टेक है, आपकी रैंक बहुत गंदे से गिराएगी, क्योंकि ये गलतियां आम बच्चे नहीं करेंगे, ये केयरलेस बच्चे करेंगे। Now going to teach you the last part of this chapter. Bond energy and bond dissociation energy, and this is the most important topic of this chapter. अगर आपको थर्मोकेमिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो या तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन से आएगा, या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी से आएगा। बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। मान लो मेरे पास CH बॉन्ड गैस पे ही एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, मैं से मॉलिक्यूल भी बोल सकता हूं, डाई एटॉमिक, मैं से बॉन्ड भी कह सकता हूं। I have 1 mole bond but in gas phase. इसे ब्रेक करके इसमें इसे एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करके गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है, तो कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन जब आप इस बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हो, तो कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ब्रेक करते वक्त आपने न्यूट्रल न्यूट्रल कार्बन बनाए, न्यूट्रल हाइड्रोजन, यानी कि इस बॉन्ड की ब्रेकिंग बराबर भागों में की, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास। जब आप किसी बॉन्ड को सिमेट्रिकली ब्रेक करते हो, इसे कहते हैं होमोलिटिक फिशन। किसी बॉन्ड को इस तरीके से ब्रेक करना
कि जिसके पास अपने उस बॉन्ड के जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर्ड है तो वो अपने अपने हर एक के पास है, यानी कि ये भी न्यूट्रल कार्बन है, ये भी न्यूट्रल हाइड्रोजन। अब अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट सपोज x किलो जूल पर मोल हो गई, पर मोल किसके? 1 मोल बॉन्ड के लिए, तो इस एनर्जी का नाम होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। किसी एक मोल बॉन्ड को गैसियस फेस में एटॉमिक फॉर्म में कन्वर्ट करते वक्त कितनी एनर्जी इसे देनी पड़ेगी, कितनी एनर्जी देने पर ये कोवलेंट बॉन्ड होमोलिटिकली ब्रेक होगा? We call it as bond dissociation energy. So the definition is amount of heat required. It's an endothermic process always to break 1 mole of bond in the gaseous form into constituent gaseous atom is called bond dissociation enthalpy. मान लो मैंने आपके सामने कभी ऐसा बोला, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ pH bond is plus x dash किलो कैलोरी पर मोल, और मैंने बोला कि उसके लिए सुटेबल केमिकल इक्वेशन लिखो। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखनी है? 1 mole pH bond in the gas phase to break it homolytically, बराबर बराबर तरीके से, ताकि एक फॉस्फोरस एटम बने, एक हाइड्रोजन एटम। 1 मोल डाई एटॉमिक बॉन्ड को 1 मोल मॉलिक्यूल को, यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल को 2 एटम के बीच का हो। जरूरी नहीं है दोनों बॉन्ड ये बॉन्ड 2 डिफरेंट एटम का हो, सेम एटम का भी हो सकता है, लाइक कार्बन कार्बन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। तो अगर मैंने 1 मोल बॉन्ड को ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में ले आया, तो जो भी एनर्जी यहां पे लगेगी, यानी कि x डैश एनर्जी इसे सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके ये बॉन्ड ब्रेक होगा। फॉर एग्जांपल मैंने बोला बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ Cl2S y किलो कैलोरी पर मोल। तो इसका मतलब Cl2 का, यानी कि 1 मोल Cl2 गैस फॉर्म, उसे ब्रेक करके 2 मोल एटम बनाना, whatever the energy is required, इसे एनर्जी कितनी एब्जॉर्ब करनी पड़ी, that energy is called bond dissociation energy, which is Y. अगर मैंने बोला bond dissociation energy of oxygen is Z किलो कैलोरी पर मोल। अब ये आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी है, आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड है। तो अब की बार जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है वो डबल बॉन्ड के तोड़ने के लिए, तो अब की बार ऐसे लिखोगे 1 मोल O2 when required to break into 2 मोल ऑक्सीजन एटम। तो जो भी एनर्जी लगेगी Z, we call it as bond dissociation energy of O double bond। जरूरी नहीं है हर बार सिंगल बॉन्ड ही, डबल बॉन्ड भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसे लिखा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ N2 इज अल्फा, मतलब नाइट्रोजन का 1 मोल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के 2 मोल एटम में कन्वर्ट करना। For this process, energy required is alpha, let's say kilocalorie per mole. This is called bond dissociation energy of N2. तो bond dissociation energy में 1 मोल मॉलिक्यूल को
एटम्स में कन्वर्ट करना है, बट दिस इज अ डाई एटॉमिक, ये कंपल्सरी है डाई एटॉमिक। व्हाट इफ अगर ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक हो, आराम से, डोंट वरी। पर ये डाई एटॉमिक में बॉन्ड ब्रेक करना गैस फेज से, ये भी कंडीशन गैस फेज, गैस फेज से गैस फेज तक लेके आना, मॉलिक्यूल से एटम बनाना, मॉलिक्यूल से एटम बनाना, मॉलिक्यूल से एटॉमिक फॉर्म में लेके आना। तो वट एवर जो हमने यहां देखा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। दिस इज हाउ इट इज डिफाइंड। अब आप अपनी कॉपी में एक रिएक्शन लिख के दिखाओ, अपनी कॉपी में एक रिएक्शन लिखो, राइट द सुटेबल रिएक्शन रिप्रेजेंटिंग bond dissociation energy of OH. Write the most suitable chemical reaction representing bond dissociation energy of OH. Have you written? I hope ठीक लिखा हो। सिंपल, OH में सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन एक एक शेयर। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको ब्रेक करना है, ब्रेक करके O गैस प्लस H गैस लिखना। For this process, whatever is the energy required, we call it as bond dissociation energy of OH. अगर आपने कॉपी में ये ड्राइंग नहीं भी बनाई ना, कोई बात नहीं, पर सिंगल बॉन्ड आपको पता होना चाहिए कि इसमें सिंगल बॉन्ड है, ये पता होना चाहिए। ऐसे लिखा, गुड। मैंने OH माइनस कहा ही नहीं था, मैंने OH कहा था। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH, कोई चार्ज नहीं आएगा क्योंकि डेफिनेशन यही है, होमोलिटिक फिशन, बराबर बराबर तोड़ो, और कोई कोफिशिएंट 2 नहीं आएगा क्योंकि ऑक्सीजन एक एक, हाइड्रोजन एक एक, एटॉमिक फॉर्मूला। अब मैं यहां पे अनम्यूट करके अभी तक का किसी ने कुछ पूछना हो, जितना अभी तक हमने पढ़ा है, तो 5 मिनट के लिए मैं डाउट लूंगा, फिर आगे बढ़ रहा हूं। और हाथ वही रेज करे जिसको सच में कोई डाउट है। एनीवन हु हैज अ डाउट कैन रेज द हैंड। शिवम, हाँ शिवम। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर, मुझे डाउट था कि होमोलिटिक फ्यूजन का मतलब दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन्स की कुछ और। हाँ, बराबर इलेक्ट्रॉन, जी मतलब सर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है ना, यस सर। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने। मान लो किसी डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए ना, यस सर। तो फिर उस केस में बराबर बराबर दोनों को 2-2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। जी सर, थैंक यू सर। ओके, एनीवन एल्स? किसी और ने कुछ पूछना? ओके, कैपिटल शिवम। हाँ भाई, कैपिटल शिवम। सर अगर बनाना बॉन्डिंग हो तो कैसे इलेक्ट्रॉन शेयर आप मेरे गुरु, मैंने डाई एटॉमिक कहा है, बनाना बॉन्ड में तो 3 आ गए ना, तो उसमें कैसे? मैंगो बॉन्ड भी होता, बनाना बॉन्ड भी होता, 3 एटम्स का बॉन्ड की हम बात ही नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ डाई एटॉमिक ही कर रहे हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे ऑन द वे। ओके।
Anyone else? Okay. Now the next definition is bond dissociation energy. हमने कर लिया, अब बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं. पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं. Amount of energy required to break all the bonds in the gas phase all the bonds in bracket में gas phase 1 mole compound of given type. और यहां पे मैं एक एडजेक्टिव लगा रहा हूं, अमाउंट ऑफ एवरेज एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी. अब की बार एक एडजेक्टिव लग गया एवरेज. अब इस डेफिनेशन का मतलब समझ लो. पहले मैंने बार बार जब मैंने बॉन्ड एनर्जी वर्ड यूज किया ना, मैंने कंडीशन क्या लगाई, बॉन्ड लो पर 1 मोल बॉन्ड. लेकिन अब की बार मेरी कंडीशन है 1 मोल कंपाउंड लाइक मीथेन, 1 मोल, वो भी गैस फेज में. अगर मैं मीथेन का स्ट्रक्चर देखूं, मीथेन में 4 CH बॉन्ड है. अगर मैंने मीथेन का पहला CH बॉन्ड ब्रेक किया, एक CH बॉन्ड, तो जब मैं एक CH बॉन्ड बात करूं, एक बॉन्ड, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी वो लगी लेट्स से X, और उसका नाम मैंने रख दिया बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH. यानी कि अगर कोई मुझे ये कह दे ना कि एक CH बॉन्ड ब्रेक किया हमने, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड ब्रेक करने के बाद C यानी कि CH3 गैस, H गैस है, यानी कि इसके 2 टुकड़े हो गए, CH3H अलग, यानी कि कुछ ऐसा. इस प्रोसेस में ये जो मैंने बॉन्ड ब्रेक किया CH, इस पर्टिकुलर बॉन्ड को तोड़ा मैंने रियलिटी में, तो मैंने बेसिकली मीथेन को CH3 और इस 2 फ्रेगमेंट में तोड़ा. इनडायरेक्टली बेसिकली मैंने CH बॉन्ड तोड़ा, इसे तोड़ा. तो इस वक्त जितनी एनर्जी लगी वो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH, कुछ X लगी, X किलो जूल पर. सेकेंड बॉन्ड ब्रेक किया CH का, तो आपके बार कुछ एनर्जी लगी Y किलो जूल पर. भले बॉन्ड 2 सेम एटम में, पर यदि किसी कंपाउंड के अंदर सेम बॉन्ड गिनती में 1 से ज्यादा हो, यदि किसी कंपाउंड में एक ही तरह का बॉन्ड है, 2 एटम्स के बीच का बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, पर वो संख्या में 1 से ज्यादा है, तो ये जरूरी नहीं होता कि इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी लगी उतनी ही सेकेंड टाइम में. सेकेंड टाइम कुछ कम ज्यादा हो सकती है. थर्ड बॉन्ड ब्रेक किया, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है. चौथा बॉन्ड तोड़ा, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. तो अब की बार मैंने 1 मोल कंपाउंड लिया जिसमें ऑल द बॉन्ड्स ऑफ गिवन टाइप, विच टाइप, CH बॉन्ड. पर ऑल द बॉन्ड का मतलब कि CH बॉन्ड एक नहीं है, 1 2 3 4 है. यानी कि अगर मैंने 1 मोल मीथेन ली तो इसमें 4 मोल CH बॉन्ड है.
हर CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगी X, Y, Z, W किलो जूल पर मोल लगी, अलग अलग। अगर मैं उन सारे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वैल्यूज का सारा तोड़ दूं मीथेन के, ये चारों बॉन्ड तोड़ दूं, 1 मोल मीथेन को तोड़ के कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट कर दूं, यानी कि मीथेन के चारों बॉन्ड तोड़ दूं और उसे एटॉमिक फॉर्म में ले आऊं। इस वक्त मैंने 4 बॉन्ड तोड़े और चारों के चारों बॉन्ड CH बॉन्ड। अब जो एनर्जी लगेगी उसकी वैल्यू कितनी होगी? X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बाय 4, यानी कि एवरेज, अगर मैं इसकी एवरेज निकाल दूं, इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी प्लस इसकी एनर्जी, इसका एवरेज निकाल दूं, then we call it as this is bond energy of CH bond. मैं लिखूंगा this is bond energy of CH bond, यानी कि एक CH के तोड़ने के लिए एवरेज एनर्जी कितनी है। पर्टिकुलर ये बॉन्ड तोड़ा तो X किलो जूल पर मोल, इसकी Y, इसकी Z, इसकी W, और चारों बॉन्ड ब्रेक करके जब एवरेज निकाली तो ऑन एन एवरेज एक CH बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी आएगी ना, एवरेज, वी कॉल इट एज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। बॉन्ड डिसोसिएशन वर्ड हट जाए, पर डेफिनेशन क्या है? 1 मोल कंपाउंड में ऑल टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रेक करने। जैसे फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर में ये दोनों बॉन्ड सेम टाइप के, तो मैंने सपोज वाटर का ये पहला OH बॉन्ड तोड़ा, पहला बॉन्ड तोड़ के इसे OH प्लस H में कन्वर्ट किया, कुछ एनर्जी लगी डेल्टा H1, क्योंकि उसमें मैंने OH बॉन्ड तोड़ा तो ये मेरे लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सेकेंड टाइम जब ये OH बन गया, इसको भी तोड़ा, O गैस प्लस H गैस बन गया। अब जो एनर्जी लगी डेल्टा H2, ये Y है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फॉर सेकेंड OH बॉन्ड। अगर मैं इन दोनों का एवरेज कर दूं, X और Y का 2, X प्लस वाई बाई 2, तो मैं कहूंगा 1 मोल कंपाउंड में, क्योंकि मैंने वाटर का 1 मोल लिया, 1 मोल कंपाउंड में, वो भी गैस फेज में, सारे बॉन्ड अगर एक जैसे हैं तो फिर दोनों बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की जो एवरेज वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH। कि एवरेज एनर्जी कितनी। तो यहां कंडीशन ये है कि 1 मोल कंपाउंड में यदि एक से ज्यादा टाइप के बॉन्ड है, मतलब सेम टाइप के बॉन्ड संख्या में ज्यादा है, तो अब डिफरेंट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जब अपने कर ली, उनका एवरेज वैल्यू कितना, दैट इज एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक OH बॉन्ड। इस OH को ब्रेक करने के लिए अगर X किलो जूल लगे, इस OH को ब्रेक करने के लिए Y किलो जूल लगे, तो दोनों बॉन्ड की अगर मैंने एवरेज वैल्यू निकाल दी, वो बॉन्ड एनर्जी है। अगर मैंने इसको ब्रेक करने के लिए X किलो जूल एनर्जी दी, इसे Y की, इसके लिए Z, इसके लिए W, तो अगर कोई मुझे कहना एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो मैं कहूंगा एवरेज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी X प्लस वाई प्लस जेड प्लस W बाई 4, वो मैं बोलूंगा एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH। उसके लिए डिसोसिएशन वर्ड हट जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो किसी कंपाउंड के अंदर बॉन्ड डिफरेंट हो, बॉन्ड डिफरेंट लाइक CH3OH, तो यहां एक OH बॉन्ड है, एक CO बॉन्ड है, CH बॉन्ड, तो यहां पर CH बॉन्ड सेम टाइप के आ गए, तो मुझे इस मॉलिक्यूल के लिए CH बॉन्ड के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी डिफाइन करनी पड़ेगी। बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज लेट्स से अल्फा, यानी कि इन तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करने का जो भी नेट एवरेज है, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए X, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए Y, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए Z,
तो अगर मैं उनका तीनों का एवरेज ले लूं तो एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH विल बी अल्फा विच इज x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाई 3। पर ये बॉन्ड तो एक ही टाइप का है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड हो या फिर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड है, वन एंड द सेम। OH बॉन्ड संख्या में एक ही है, तो मैं कहूंगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ OH या एवरेज बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH वन एंड द सेम है। आई होप यू गॉट द मीनिंग। इसमें बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो मैं वन बाय वन सबके डाउट्स एक बार लेना चाहता हूं, जिस जिसका भी हो। पहले सिद्धार्थ वाजपेयी, सिद्धार्थ वाजपेयी पूछो। हाँ सर। सर जैसे इसमें बॉन्ड टूटने के बाद सर एटॉमिक स्टेट में ही एलिमेंट रहेंगे क्या? एटॉमिक स्टेट में, एटॉमिक स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में नहीं रहेंगे? नहीं रहेगा। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। सारांश, सारांश नाम बहुत प्यारा है। यस सर, अभी जो आपने एग्जांपल दिया था ना सर, इसके बगल में हाँ, ओ एच, वहां पर नहीं समझ में आया सर कैसे सोचना है। यहाँ वाला नहीं सर, यहाँ इसके वाला? लेफ्ट में ये वाला। यस सर, ये वाला ना। अगर कोई कहे ना कि इस मॉलिक्यूल के लिए मुझे बॉन्ड एनर्जी का डाटा बताओ, तो मैं ऐसे Yes, लिख रहा हूँ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH इज अल्फा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C सिंगल बॉन्ड O इज Y, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH इज W। तो अगर कोई आपसे पूछे ना कि आपने बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH वर्ड अल्फा हमें क्या बताया, तो मैं कहूंगा मैंने ये बताया अगर इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए X एनर्जी चाहिए, इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए Y एनर्जी चाहिए, इस CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए Z एनर्जी चाहिए, तो X Y Z का एवरेज, तो एवरेज एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक CH बॉन्ड जितनी है वो अल्फा है। वो तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में रहेगा सर। यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का एवरेज बता दिया। मतलब ये बोल दिया, लेट्स से मान लो इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ना 3 किलो जूल एनर्जी चाहिए, इसको मैंने बोल दिए 4, इसको मैंने बोल दिए 5। अगर कोई मुझे पूछे ना CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज बॉन्ड एनर्जी कितनी चाहिए, यानी कि एक CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए एवरेज एनर्जी कितनी चाहिए, मैं कहूंगा 3 + 4 + 5 यानी कि 12, 3 + 4 7 + 5 12/3, यानी कि 4 किलो जूल एवरेज बॉन्ड एनर्जी है CH की, यानी कि एक CH को बॉन्ड तोड़ने के लिए एवरेज एनर्जी 4 चाहिए। पर जब मैंने C सिंगल बॉन्ड हो बोला ना, क्योंकि ये तो संख्या में एक ही है, एक ही है, तो वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगा। हाँ, यानी कि इसको मैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दूं या फिर बॉन्ड एनर्जी बोल दूं, कोई फर्क नहीं। डजंट मैटर, इट इज सेम फॉर OH। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। नयन, नयन जैसे अभी सर आपने बताया कि हम लोग जब सारे जो जैसे CH में सारे CH बॉन्ड तोड़ देते हैं और फिर उनका एवरेज लेते हैं, तब हम उसे बॉन्ड एनर्जी कहते हैं। तो सर अब सर जो इसका डेल्टा H आएगा CH को कुछ स्टेप्स में तोड़ने के बाद, उसमें सर हमने डिवाइड, अगर कोई ये कहता ना इस प्रोसेस का डेल्टा H बताओ, यस सर, इस प्रोसेस के डेल्टा H में तो तुमने 4 बॉन्ड तोड़े हैं ना, यस सर, मान लो ये एवरेज करके आंसर आया अल्फा डैश, ठीक है। ये जो एवरेज करके आएगा, ये कितने बॉन्ड ब्रेक करने का एवरेज है? एक का। तो अगर कोई पूछेगा ना इस रिएक्शन का डेल्टा H बताओ, मैं कहूंगा 4 अल्फा डैश। समझ आई ये चीज? यस सर, आगे। इज दैट क्लियर मैन? यस सर। स्वयं सर आपने जो ये कंपाउंड दिया अभी जो कराया CH3OH का, हेलो सर, हेलो सर, हाँ ये अपने पीछे आवाज कंट्रोल कर लो। दिखाओ तो रहा। नहीं सर, ये दूसरा कोई बोल रहा है, मेरी आवाज नहीं। तो सब तुम एक काम करो, सबको म्यूट करो, फिर तुम्हें सिंगल पर्सन को अनम्यूट करो। ओके सर।
हाँ संयम, आप बोलो। यस सर, जो आपने अभी ये कंपाउंड लिखा CH3OH, इसमें सर जो टोटल बॉन्ड एनर्जी आएंगी वो अल्फा प्लस वाई प्लस ओमेगा होगा फिर? नहीं नहीं नहीं, ये देखो, अगर कोई पूछे ना टोटल सारी एनर्जी बताओ, तो वो तो आप क्या करोगे, 3 + 4 + 5 + y + w। क्योंकि अगर मैं ये एवरेज ले लेता, ये एवरेज कितनी है, 3 + 4 + 5 की एवरेज तो 4 आई ना। यस सर। वो 4 एक CH बॉन्ड तोड़ने की एवरेज है। ओके सर। तो ऐसे तो 3 बॉन्ड है, तो 4 4 4 तो तब भी 12 ही बने। यस सर। तो इसे तोड़ने के लिए y, इसे तोड़ने के लिए z। ओके सर, मतलब हमें सबकी बॉन्ड एनर्जी हाँ का हाँ, एडिशन करना होगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। सागर KM। सर मैं ये पूछ रहा था, बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उसके लिए एनर्जी भी उतनी ज्यादा लगेगी? बिल्कुल सही बात है, अंडरस्टूड, वेरी वेरी लाइक वेरी ऑब्वियस। कैपिटल शिवम ने पूछा क्लास कब तक है, तो शायद मैंने क्लास की बिगिनिंग में ही बता दिया था कि क्लास 8:30 तक है। और सर क्वेश्चन में स्पेसिफिक पूछेगा क्या कि नहीं, क्वेश्चन इस टाइप के नहीं आएंगे, क्वेश्चन बताने लगूं कैसे आएंगे, क्वेश्चन इस टाइप के होंगे ही नहीं। ठीक है सर। वंशिका। हेलो, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। सर इसके पहले टॉपिक में आपने एक होमोलिटिक फ्यूजन टर्म बोला था सर, सॉरी बट वो हमसे मिस हो गया, वो समझ नहीं आया। होमोलिटिक फिशन का मतलब है कि जब आप एक बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो ना, तो आपने ये नहीं देखना कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन वाले इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, कह रहा ऐसा कुछ नहीं सोचना। बस आप ये मान के चलो एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्रेकेज हुई, इनका ब्रेकअप हुआ, अपनी अपनी प्रॉपर्टी अपने पास, न्यूट्रल न्यूट्रल है। ओके सर, गॉट यानी कि सिमेट्रिकली बॉन्ड ब्रेक किया। हाँ सर, थैंक यू। ओके। अंकेश राज। हेलो। हेलो सर वो H2O को कैसे तोड़ा, वो एक बार और समझा दीजिए तो। इसमें क्या है यार, ये देख, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मान ले 3 किलो जूल एनर्जी लगी। हाँ सर। ये बन गई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मोमेंट। ओके इसे सर। तोड़ने के लिए मान ले 5 किलो जूल एनर्जी लगी, ये भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ मोमेंट। अगर मैंने दोनों का एवरेज कर दिया, 3 और 5 का 4 4 आ गया, हाँ, वो कहलाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ मोमेंट। ये बताया। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। शिवम। सर डेल्टा एच सर, अगर सारे एलिमेंट हाइड्रोजन में हो तो मैं 4 इंटू कर दूं सर, चलेगा ना पहले वाले के हिसाब से? दोबारा बोलो, दोबारा। सर जैसे CH4 है सर, मीथेन। हाँ हाँ सर मैं उसमें सिर्फ इंटू 4 कर दूं तो आंसर डेल्टा एच मतलब डिसोसिएशन एनर्जी आ 4 जाएगी इंटू ना? दिस ना, 4 इंटू दिस। यस सर, मतलब सर एवरेज लेने के बाद सर कोई भी ऐसे ही रिएक्शन जिसके चारों मतलब कोई कितने भी एलिमेंट्स हो बट सेम हुए। मैं समझा नहीं, मुझे एक बार दोबारा बताओ। सर जैसे अब अपना सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में सारे सेम एलिमेंट्स हैं। हाँ, आगे जैसे कार्बन के राउंड सर फिर उनका एवरेज निकाला अपन ने सर, लेकिन वो एवरेज कुछ पॉइंट निकाला। में भी आ सकता है। हाँ, पॉइंट्स में भी आ सकता है। सर फिर मैं उसको उतने से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आंसर सर सेम तो नहीं आएगा, लेकिन डेल्टा एच वो आना तो चाहिए। मान लो कि ये एनर्जी लगी 2.5, ये एनर्जी लगी 3.2, यहाँ की एनर्जी लगी 4.7, यहाँ की एनर्जी लगी 5 लेट्स से 1.8। अब यहाँ की एनर्जी टोटल एवरेज निकालो कितना है, 4.7 प्लस 1.8 प्लस 2.5 प्लस 3.2 डिवाइड बाय 4। ये एनर्जी जो आ रही है, ये कितने CH बॉन्ड तोड़ने के लिए आ रही है? सर 4 नहीं, एक एवरेज। हाँ सर एक, सॉरी सर एक, यस सर। एक एवरेज, एक CH बॉन्ड तोड़ने की एवरेज बॉन्ड एनर्जी। यस। तो अगर कोई बोले कि मीथेन में हमने ऐसे 4 बॉन्ड तोड़े तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? मान लो कि ये आंसर सॉल्व करके तुम्हारा आया, कुछ भी रैंडम वैल्यू लिख रहा हूं, सॉल्व करके लेट्स से आया 2.4,
ये एक CH बॉन्ड तोड़ने की एवरेज एनर्जी है। तो 4 बॉन्ड तोड़ोगे तो 9.6 आएगा ना? यस सर। वो तो ये सम कर दोगे तो भी आ जाएगा, यानी कि दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस। यू गॉट? यस सर यस। चलिए अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, यानी कि हमारे चैप्टर के अंतिम पड़ाव पे हम क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे इसमें। और इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम करने लगे। क्वेश्चन 2 तरह का आएगा। मैं भले ही आज चैप्टर खत्म कर रहा हूं, आप आज से अपनी शीट कंप्लीट कर सकते हो थर्मोकेमिस्ट्री की, पर मैं नेक्स्ट क्लास में इसमें एक एडिशनल टर्म, एक एडिशनल डेफिनेशन मुझे बतानी है, एक एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन और एक रेजोनेंस एनर्जी। मतलब नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट फर्स्ट हाफ एन आवर। मान लो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूं, calculate delta H for reaction और इस रिएक्शन का डेल्टा H बताना। और आपको डाटा दिया बॉन्ड एनर्जी फॉर C सिंगल बॉन्ड C, बॉन्ड एनर्जी फॉर C डबल बॉन्ड C, bond energy of C single bond H and bond energy of H single bond H. This value is given, that is 336 kilojoule per mole, 606 kilojoule per mole, 410 kilojoule per mole, 431 kilojoule per mole। और आपको बोला किसी रिएक्शन का डेल्टा एच निकालो, और ये मान के चलो जेई मेंस में 95% क्वेश्चन इस टाइप का है, या तो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या फिर इस टाइप। आप अब एक चीज ध्यान से सुनोगे कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एच आपको निकालना है तो मैं आज तक आपको क्या पढ़ाता आया हूं पहले वो सुनना। मैंने कहा इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंटू 1 माइनस इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इंटू 1 प्लस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू 1 और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज 0। मैं यहां पर आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की टर्म्स में ये डाटा आपको प्रोवाइड कर देता था, और आपसे किसी रिएक्शन का डेल्टा एच पूछिए। जितने भी न्यूमेरिकल आप अभी तक कर रहे थे उसमें आप प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन करते हैं। अब न्यूमेरिकल में आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं दी होगी, पर आपको कुछ बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया। तब आप सेम क्वेश्चन करने के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड लगा रहे। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ऑल्टरनेटिव मेथड बनाने लगे। क्या बनाने लगे मेथड? लिसन केयरफुली। अब हम ये करेंगे, क्योंकि हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी, तो आप अब इस पे कुछ नहीं काम करते। अब आपको डेल्टा एच निकालना है सेम रिएक्शन का वाया सम डिफरेंट मेथड। व्हाट इज दैट मेथड? आप ये एज्यूम करोगे कि रिएक्टेंट 1 प्लस रिएक्टेंट 2 से जब प्रोडक्ट बना ना, तो आपने इसके अंदर के सारे बॉन्ड तोड़ दिए, और इसके अंदर के एलिमेंट को एटम की फॉर्म में लिया। एलिमेंट 1 प्लस एलिमेंट 2, और ये एटम की फॉर्म में आ गया।
आपने ये मान लिया कि इस रिएक्टेंट से सारे के सारे बॉन्ड तोड़ दिए अंदर के और उसको एटॉमिक फॉर्म में लिया, एटम 1, एटम 2, एटम 3 सब आ गए, इसके अंदर के भी सारे बॉन्ड तोड़ दिए, एलिमेंट की फॉर्म में आ गए, एटम ऑफ 1 टाइप, एटम ऑफ 2nd टाइप। तो जब आप इस रिएक्शन के अंदर के सारे बॉन्ड तोड़ोगे तो बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड। तो यहां पर कुछ एनर्जी लगी डेल्टा H1 विच इज एंडोथर्मिक, यानी कि इसके अंदर के सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो ओवरऑल एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड, ताकि सारे बॉन्ड ब्रेक करके एटम फॉर्म में हो, पर कंडीशन ये गैस फॉर्म में हो। इसको भी ऐसे किया, सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए यहां की कुछ एनर्जी लगी डेल्टा H2, दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी का समीशन, क्योंकि सम ऑफ ऑल टाइप ऑफ द बॉन्ड्स वर ब्रोकन इन रिएक्टेंट 1, summation of bond energy for all type of the bond in the reactant 2। अब जब एटम्स बन चुके हैं, अब आप एटम्स को ज्वाइन करके प्रोडक्ट के बॉन्ड बना रहे हो, यानी कि प्रोडक्ट बनाते वक्त आप एटम को ज्वाइन कर रहे हो, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, तो इनकी बॉन्ड फॉर्मेशन से अब एनर्जी रिलीज होगी और फिर प्रोडक्ट बनेगा, माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ एवरी टाइप। यानी कि आप सारे रिएक्टेंट को ब्रेक करके एलिमेंटल फॉर्म में लिया, एटॉमिक फॉर्म में लिया, सारे बॉन्ड्स को ब्रेक करके एटम की फॉर्म में लिया, और अब आप इन सारे एटम को जोड़ के, जब एटम जोड़ रहे हो मॉलिक्यूल बन रहे हैं, बॉन्ड बन रहे हैं, एनर्जी रिलीज होगी, तब आपके पास ये प्रोडक्ट मिल गया। तो अगर आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना रहे हो बट वाया दिस मेथड, डेल्टा H दिस पॉजिटिव प्लस डेल्टा H दिस पॉजिटिव माइनस डेल्टा H दिस, यानी कि बॉन्ड एनर्जी इन द रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी इन द प्रोडक्ट इज डेल्टा H फॉर दिस रिएक्शन। तो अब हम यहां पर ये फॉर्मूला लगाया करेंगे, डेल्टा H फॉर द रिएक्शन इज बॉन्ड एनर्जी इन रिएक्टेंट which is positive delta H plus bond energy in product, क्योंकि प्रोडक्ट बनाते वक्त बॉन्ड बन रहे हैं, तो विद यहां पर नेगेटिव ऑफ डेल्टा H इन द प्रोडक्ट साइड, विद द नेगेटिव साइन, दिस नेट एनर्जी, जो भी नेट एनर्जी रिलीज या अब्सॉर्ब हुई, वो इसी रिएक्शन का डेल्टा H। यानी कि इस रिएक्शन के डेल्टा H को कैलकुलेट करने के लिए अब हमने एक नया मेथड मान लिया, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू एटम, reactants are converted into atoms and atoms are supposed to join to form the bond to form product। क्योंकि हम हर रिएक्शन को क्या मानते हैं, reactant collide with each other and during the reaction the bonds in the reactant undergo breakage, then some atoms are formed, those atoms join together to form a product molecule। like for example, जैसे इस क्वेश्चन को करना, जब भी बॉन्ड एनर्जी का डाटा होना, केमिकल बॉन्डिंग में चले जाना, इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, C2H4 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओगे। तो आप बोलोगे हम इसके अंदर के सारे बॉन्ड ब्रेक करेंगे, इसे तोड़ के 2 कार्बन के एटम बनाएंगे गैस फेज में, यानी कि C डबल बॉन्ड C तोड़ेंगे, CH बॉन्ड तोड़ेंगे, और ये सब तोड़ के 4 हाइड्रोजन के एटम बनाएंगे। यानी कि प्रोडक्ट बनाने से पहले रिएक्टेंट के सारे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। अब कौन कौन सी एनर्जी चाहिए, C डबल बॉन्ड C तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 606 किलो जूल पर मोल। तो मैं कहूंगा इससे एटम फॉर्म में अगर आना है तो मुझे बॉन्ड ब्रेक करने के लिए C डबल बॉन्ड C के लिए 606 किलो जूल एनर्जी चाहिए, प्लस मैं 4 CH बॉन्ड तोड़ रहा हूं, और 4 CH बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये हाइड्रोजन के एटम्स बनेंगे,
तो CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 410 किलो जूल चाहिए एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए, 1 मोल, और आपके पास है 4 मोल। तो ये बन गया बॉन्ड एनर्जी फॉर CH, क्योंकि ये डाटा एक बॉन्ड ब्रेक करने के लिए है, पर आपको 4 बॉन्ड ब्रेक करवाने हैं, इंटू 4, विच इज 410 इंटू 4। अब H2 ये भी सेकेंड रिएक्टेंट है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो, लाइक रिएक्टेंट नंबर 2, तो इसको भी तोड़ के एटॉमिक फॉर्म में ले आओ 2H एटम। तो HH का बॉन्ड भी तोड़ना है, कितनी एनर्जी चाहिए 431 फॉर 1 बॉन्ड, और आपके पास कितने, एक ही बॉन्ड, प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH इंटू 1, दैट इज 431। तो मैंने सारे रिएक्टेंट्स के अंदर के सारे बॉन्ड ब्रेक कर दिए, और जिस जिस बॉन्ड को ब्रेक किया उसके लिए कितनी कितनी एनर्जी चाहिए थी। CH बॉन्ड को तोड़ने के लिए 410 किलो जूल एक मोल बॉन्ड को, पर आपके पास 4 मोल बॉन्ड इंटू 4। C डबल बॉन्ड C को तोड़ने के लिए 606, HH का बॉन्ड तोड़ने के लिए 431। अब जब मेरे पास ये सारे एटम आ गए, कौन कौन से एटम आ गए, 2 कार्बन के एटम आ गए, 4 हाइड्रोजन के एटम आ गए, और 2 हाइड्रोजन के एटम आ गए, टोटल 6 एटम हाइड्रोजन आ गए, और 2 कार्बन के एटम है। इन्होंने मिलके C2H6 बनाया, जिसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता हो। तो अब आपने 2 कार्बन के एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम प्लस 2 हाइड्रोजन के एटम, इन टोटल 8 एटम को जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ना है, कार्बन कार्बन को जोड़ो। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड जब बनेगा, एनर्जी रिलीजेस नेगेटिव साइन, बॉन्ड एनर्जी फॉर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, और संख्या में कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड है सर, इंटू 1, एनर्जी रिलीजेस नेगेटिव साइन, कितनी 336। अब CH बॉन्ड भी तो बनाना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड भी जोड़ने, कितने ऐसे बॉन्ड है CH बॉन्ड बनाने, एनर्जी रिलीज होगी, एक CH बॉन्ड बनाते वक्त 410 किलो जूल रिलीज होगी, 410 किलो जूल एक बॉन्ड बनाते वक्त, और आपने ऐसे कितने बॉन्ड बनाए, 6 बॉन्ड बनाए। तो माइनस में बॉन्ड एनर्जी फॉर CH इंटू 6, तो ये वैल्यू आ गई -410 इंटू 4। तो अब मैं कहूंगा आपने सारे रिएक्टेंट्स को ब्रेक करके एटॉमिक फॉर्म में लाने के लिए बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए एनर्जी सप्लाई की। फिर जब ये सब मिल गए, यानी कि ये सारे एटम्स बन गए, 4 हाइड्रोजन के एटम, 2 कार्बन के एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, टोटल सब के सबको जब जोड़ के सिंगल सिंगल कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाना था, तो कुछ एनर्जी रिलीज हुई। CH बॉन्ड ब्रेक कर बनाने के लिए, एक CH बॉन्ड बनाने के लिए 410 किलो जूल एनर्जी चाहिए, और ऐसे 6 बॉन्ड बनाए, तो टोटल एनर्जी रिलीज हुई 410 इंटू 6। नेट एनर्जी ये जितनी आई, दिस इज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो जब भी आपको बॉन्ड एनर्जी के बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा, बॉन्ड एनर्जी का डाटा दिया होगा, तो किसी भी रिएक्शन का डाटा निकालते वक्त आपने क्या फॉर्मूला लगाना, बॉन्ड एनर्जी इन द रिएक्टेंट का टोटल विद पॉजिटिव साइन। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि रिएक्टेंट में बॉन्ड ब्रेक होंगे। बॉन्ड एनर्जी इन प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट स्पीशीज है उनके साथ माइनस साइन, क्योंकि बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट, एंड देन एडिशन ऑफ दिस यू गेट डेल्टा एच फॉर द रिएक्शन। इस टाइप के क्वेश्चन आपको जेईई मेंस में मैक्सिमम मिलेंगे, मैक्सिमम चांस ऐसा क्वेश्चन आएगा। कर पाओगे, लेकिन आपको केमिकल बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं एक लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं जिसपे मैं क्लास खत्म करूंगा। 98% हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है, 2% हमारा कल खत्म होगा। मान लो मैंने आपको कोई ऐसी रिएक्शन दे दी, रिएक्टेंट 1 विच इज इन सॉलिड स्टेट,
reactant 2 in the liquid state give product 1 in the solid state। और इसके लिए मैंने आपको डेल्टा कैलकुलेट करने को बोल दिया, पर मैंने डाटा जो दिया ना इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन दी, ना इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ना इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन, पर मैंने डाटा ऐसे दिए बॉन्ड एनर्जी इन द रिएक्टेंट, दिस इज गिवन टू यू, बॉन्ड एनर्जी इन द प्रोडक्ट, दिस इज गिवन टू यू। तो समझ जाओ कि अब आपने इस प्रोसेस को कैसे करवाना, एज्यूमिंग कि सारे रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक किए, पर ये ध्यान रखना, कान खोल के सुन लो, अगर रिएक्टेंट की फिजिकल स्टेट सॉलिड लिक्विड दी है तो पहले उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करो, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी का डाटा लगाते वक्त, डेफिनेशन लगाते वक्त हमारा रिएक्टेंट गैस फेज में होना चाहिए। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि पहले हमें इसे रिएक्टेंट 1 को गैस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा, और रिएक्टेंट को सॉलिड से गैस तक लेके आने के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन में दी होगी, ये दी होगी। हम एज्यूम करेंगे कि पहले हमने सॉलिड से गैस बनाया, फिर इसके अंदर के सारे बॉन्ड तोड़े, सब सारे बॉन्ड तोड़े तो कुछ बॉन्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी, ऑब्वियसली पॉजिटिव। इसी तरह रिएक्टेंट 2 को भी उसके अंदर के भी सारे बॉन्ड तोड़ने, पर पहले उसे गैस फेज में लेके आओ। तो लिक्विड से रिएक्टेंट 2 को गैस फेज तक लाने के लिए जो एनर्जी चाहिए, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, लिक्विड टू गैस के लिए, ये भी क्वेश्चन में दी होगी। फिर इसके अंदर के भी सारे बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो हमने ऐड करनी है। तो यहां पर आपके एटम्स आ गए सारे गैस फॉर्म में। अब एटम्स को जोड़ के जब प्रोडक्ट बनाया, एटम्स के बॉन्ड बनाए, तो प्रोडक्ट पहले आपको गैस फेज में मिलेगा, क्योंकि जब आप सारे एटम गैस फॉर्म में ले रहे हो तो उनको जोड़ जोड़ के जो एनर्जी रिलीज होगी माइनस बॉन्ड एनर्जी इन द प्रोडक्ट रिलीज होगी, ये प्रोडक्ट गैस फेज में है। अब हमें उसे गैस से वापस सॉलिड फॉर्म में लेके जाना, तो गैस से सॉलिड फॉर्म में ले जाते वक्त सब्लिमेशन एनर्जी लेकिन नेगेटिव, क्योंकि सॉलिड से गैस बनाते वक्त जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे सब्लिमेशन एनर्जी कहते हैं, और सॉलिड से गैस के लिए एनर्जी इज रिक्वायर्ड सॉलिड से गैस बनाने के लिए। तो गैस से सॉलिड बनाते वक्त एनर्जी रिलीज होगी, फिर से माइनस है। तो अब मैं बोलूंगा दिस प्लस दिस, दिस प्लस दिस माइनस दिस विल बी ओवरऑल डेल्टा एच। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको ऐसा बोल दिया ना, कार्बन ग्रेफाइट प्लस ऑक्सीजन गैस गिव्स यू CO2 गैस, और आप ये मानते हो कि 1 मोल CO2 बनाया, तो यहां पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, तो यहां की एनर्जी है -393.5। और अगर मैंने आपको इस क्वेश्चन में डाटा ऐसे दे दिया, फाइंड एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट, और मैंने कुछ वैल्यूज दे दी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH is plus x kilojule per mole, bond energy for C double bond O is y kilojule per mole। समझ लेना बॉन्ड एनर्जी का डाटा है तो काम ऐसे चलाना। तो अब मैं क्या एज्यूम करूंगा, इस रिएक्शन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन अगर मुझे दिया है तो यहां से यहां तक जाने के लिए आई एम एज्यूमिंग कि पहले कार्बन को गैस फॉर्म में लेके आए। तो सॉलिड से गैस बनाते वक्त एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इनटू 1 इज कोएफिशिएंट। ये नंबर नहीं पता, ये पता करना आपको। O2 बॉन्ड एनर्जी फॉर, सॉरी ये यानी O2 के लिए देनी थी, बॉन्ड एनर्जी ऑफ O2 इज x। तो पहले से तोड़ो,
तो ये 2 एटम बनाओ। तो यहां पर बॉन्ड एनर्जी इज रिक्वायर्ड फॉर O डबल बॉन्ड O, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक O डबल बॉन्ड O इनटू 1, क्योंकि कोफिशिएंट 1। अब जब 2 एटम ऑक्सीजन के कार्बन के बन गए, कार्बन का 1 एटम और ऑक्सीजन के 2 एटम, तभी तो CO2 के अंदर ऐसा स्ट्रक्चर है। तो अब C डबल बॉन्ड O जैसे कितने बॉन्ड बनाने पड़े? 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तभी CO2 बनेगी। तो मैं कहूंगा अब ये दोनों मिलके माइनस में बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O इंटू 2, यानी कि C डबल बॉन्ड O बनाओ, पर ऐसे क्योंकि 2 बॉन्ड बनाओगे तो डबल एनर्जी रिलीज होगी। दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये टोटल सम डेल्टा HF है, यानी कि एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन ऑफ कार्बन ग्रेफाइट प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन minus 2 times bond energy of C double bond O is equal to net enthalpy of formation for CO2। यानी कि हम न्यूमेरिकल करते वक्त ये एज्यूम करेंगे कि ये रिएक्शन कुछ इन स्टेप्स में हो रही है। पहले सॉलिड से गैस बनाया, फिर मॉलिक्यूल को भी गैस से तोड़ के एटम फॉर्म में लाए। जब एटम एटम गैस फॉर्म में बन गए तो वापस मॉलिक्यूल बनाते वक्त उसके अंदर के सारे बॉन्ड जो हैं CO2 के, उन बॉन्ड को बनाते वक्त एनर्जी रिलीज हुई। तो ये वैल्यू गिवन होगी, ये वैल्यू गिवन होगी, ये डेल्टा HF गिवन है। अब आपसे पूछे सब्लिमेशन एंथैल्पी निकाल। एंड दिस काइंड ऑफ द क्वेश्चन इज लाइक ऑलमोस्ट शॉर्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो JEE एडवांस में पूछा जाता है। अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन करने आगे, मतलब आपका थर्मोकेमिस्ट्री पूरा तैयार है। सो विद दिस I am going to end up the meeting. People can exit, and those who want to ask the doubts, they can stay connected with me. So class is over.